हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है अनु क्लासेस पर। और जो है आज हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है। और कल जो है ना लेक्चर नंबर 9 में क्लास चलते चलते कुछ समस्या आ गई थी, जो क्लास बीच में रुक गई थी और फिर बाद में हम उसे कंटिन्यू भी नहीं कर पाए, है ना। तो जहां पर जिस क्वेश्चन पे कल हम बीच में थे, यानी कि इस क्वेश्चन पर, ठीक इसी क्वेश्चन से आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। चलिए करते हैं। ठीक, ये रहा जी। लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हम इसी क्वेश्चन पर थे, ठीक, जहां पर क्लास बीच में रुक गई थी, है ना। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए। उसने कहा, क्या कहा है, उसने कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग और उनके अंतर का अनुपात 7:1 है। ए और बी की वर्तमान आयु के योग और उनकी आयु के अंतर का मतलब जो योग है वो आयु के अंतर का 7 गुना है। ठीक, तो कल मैंने आपको एक चीज मैं समझा रहा था, बीच में ही जो है क्लास बंद हो गई थी किसी कारण से। मैंने आपको बताया था, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या a प्लस बी बराबर 7? बोलो। और इसी आधार पे मैं ये कह सकता हूँ a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 7, a माइनस बी बराबर 1। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको a प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्मेट दिख जाए, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट दिख जाए, तो आप इन्हें, है ना, a को अलग और b को अलग कैलकुलेट करें हमेशा। जैसे मान लीजिए आपको a निकालना है, तो यहां पर आप देखें a यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के योग का आधा कर देंगे। अगर a दोनों जगह प्लस है तो दोनों जगह प्लस वाले के लिए क्या कर देंगे, योग का आधा। तो 7 और 1 8 का आधा 4। ऐसे बी के लिए देखते हैं, एक चिन्ह प्लस है एक माइनस है, तो जब प्लस माइनस है तो उसके अंतर का आधा कर देंगे, तो उसका अंतर कितना आएगा, तो सर उसका अंतर आएगा 6 का आधा 3। ये एक सीधा तरीका है। अगर मान लीजिए कभी भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट मिल जाए, तो आप हमेशा a अलग निकालेंगे और b अलग निकालेंगे। ठीक है ना, a अलग निकालेंगे और b अलग निकालेंगे। ठीक, तो वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं। कैसे, a अनुपात b बराबर a के लिए योग का आधा, a दोनों जगह प्लस है ना, तो वही 4 आ जाएगा। और b के लिए एक प्लस एक माइनस अंतर का आधा यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक, और ये क्या आ गया, ये इनका वर्तमान अनुपात आ गया, क्योंकि डाटा वर्तमान का था, तो ये ए और बी का जो अनुपात आया ना वो भी वर्तमान का ही आया है। ठीक, जब कभी भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट आपको मिल जाए, तो आप a अलग और b अलग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर इतनी बात, आगे चलते हैं। 5 वर्ष बाद उसने क्या कहा है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से a अनुपात b बराबर, सेम वही फंडा, a प्लस बी के लिए 9 है और a माइनस बी के लिए 1 है, तो a के लिए योग का आधा करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 5, और b एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो उसके लिए अंतर का आधा करेंगे। इसका अंतर कितना आया, तो इसका अंतर आया 8 का आधा 4। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, बस अब इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्टार्टिंग में याद करो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था अगर यहां पर भी ए बी का ही अनुपात है और यहां पर भी ए बी का ही अनुपात है, यहां पर भी ए बी का अनुपात है और यहां पर भी ए बी का ही अनुपात है, तो आप ये समझे कि सर इसके और इसके बीच में वर्षों का कितना गैप है। तो आपको पता चला ये तो था वर्तमान के लिए और ये था 5 वर्ष बाद के लिए, तो इनके बीच का गैप कितने साल का है, तो आप कहेंगे सर इनके बीच का गैप है 5 वर्ष का। फिर मैंने साथ ही साथ आपको एक चीज बताई थी कि जब कभी भी वर्षों का गैप आपको सेम मिल जाए, जो कि आयु वाले में हमेशा मिलेगा, है ना, जब कभी भी आपको वर्षों का गैप एक समान मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम एक बार इनका अंतर देख लेते हैं। अनुपात होगा, क्या आएगा 1,
इसका अंतर कितना आएगा a। तो अनुपात वाले चैप्टर में अधिकांश स्थिति में ऐसा होता है, यहां तो आयु आपको सेम मिलेगी हमेशा, ठीक, लेकिन अंतर भी सेम मिल जाता है आपको कभी कभी। जैसे ये रहा, एक की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक, तो आप डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे, एक की वैल्यू क्या है 5, और क्या पूछ रहा हूं, दोनों में सबसे बड़े की वर्तमान आयु, तो सबसे बड़ा कौन है, वर्तमान का अनुपात ये रहा, और में सबसे बड़ा कौन है, ये 4। तो अगर एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 चौक 20, और यही क्या रहेगा आपका आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक सब क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी किताबों के अंदर है, और सभी किताबों में तो कॉमन ही क्वेश्चन है, और सभी किताब ने से लगभग सभी किताबों ने इसे क्वेश्चन को लिया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है ना। चलिए देखो, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु एक समान है, मतलब रेनू अगर x वर्ष की है तो सर मीनू भी फिर x वर्ष की है। उसने कहा है कि रेनू और मीनू की आयु एक समान है, ठीक, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग मतलब रेनू, मीनू और सोनू, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है, सोनू की आयु से 5 गुना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया सेम वैसे मैंने किया है, लेकिन r की जगह और m की जगह, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मैंने x मान रखी है, तो क्या मैं यहां पर इसे भी x लिख देता हूं और यहां पर इसे भी x लिख देता हूं, और प्लस के s जो है उसे दूसरी साइड ले जाता हूं और वो इधर आके माइनस हो जाएगा, और क्या लिख पाऊंगा, s को इधर ले जाके माइनस करूंगा तो 5s में से s माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 4s। तो ये क्या आ जाएगा, x और x 2x बराबर 4s। इसका अर्थ हुआ s की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो ये कट जाएगा 2 बार और x की वैल्यू आ जाएगी x बटे 2। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, अच्छा इससे पहले भी 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, भाई देखो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु कितनी रही होगी, रेनू की आज आयु है x, तो 3 वर्ष पहले रही होगी x माइनस के 3। सोनू की आयु से, सोनू की आयु कितनी रही होगी, सोनू की आयु रही होगी आज x बटे 2 है ना, तो 3 वर्ष पहले रही होगी x बटे 2 माइनस के 3। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से कितना 3 गुना है। क्या मैं ऐसे इक्वेशन बना दूं, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष पहले सोनू की आज की आयु अभी कैलकुलेट की है x बटे 2, ठीक, सोनू की आयु 3 वर्ष पहले के लिए -3 से 3 गुना है, ठीक, तो सॉल्व करें, बटे के 2 की वजह से पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस के 6 बराबर, यहां पर तो ये 6 हो गया ना, यहां पर कर रहा हूं एक्चुअली मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 की जब अंदर गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 3x और 6 3 18 माइनस के 18, ये इधर आएगा तो x रह जाएगा, ये उधर जाके प्लस तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ किसी को। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू की आज की आयु निकाल लीजिए आप, तो x की वैल्यू 12 है ना, तो 12 बटे 2 यानी कि 6, और 4 वर्ष बाद तो प्लस 4, तो 6 4 10, और यही क्या आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें बताओ। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक, बहुत सिंपल है, आप बस इनकी लैंग्वेज को शालीनता से पढ़े, आंसर अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका जब पैदा हुई उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन, आप इन सब की आयु निकालते चले, जैसे मोनिका, मोनिका के पिताजी, उसने कहा जब मोनिका पैदा हुई तो मतलब मोनिका 0 वर्ष की थी, तब उसके पिताजी 38 वर्ष के थे, सीधी सी बात यह है, मोनिका जब पैदा हुई तब उसके पिताजी 38 वर्ष के थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे, जब उसकी मां की आयु 36 वर्ष थी तब मोनिका से 4 वर्ष छोटी उसकी बहन पैदा हुई, इसका मतलब मोनिका से 4 वर्ष छोटी उसकी बहन पैदा हुई, तो इसका मतलब मोनिका तब 4 साल की हो चुकी होगी, है ना भाई, 4 साल छोटी यानी कि मोनिका 4 साल की हो गई, तो मोनिका की आयु अगर 4 साल बढ़ी
तो पिता की आयु भी तो 4 वर्ष ही बढ़ेगी, 38 और 4 42। और इस समय पर, जिस समय पर मोनिका की आयु 4 वर्ष है, उस समय पर माता की आयु दी गई है 36 वर्ष। ठीक, उसकी माता और पिता की आयु का अंतर। तो जब भी अंतर निकालना है, कोई भी समय हो, पर दोनों के लिए एक जैसे समय होना चाहिए, है ना? चाहे अब से 4 साल पहले के लिए हो, 4 साल बाद के लिए हो, कोई भी समय हो, बट समय मतलब समय एक समय होना चाहिए, दोनों के लिए एक जैसा समय। ऐसा नहीं कि माता की आयु आप 10 साल बाद की देख रहे हैं और पिता की आयु 10 साल पहले की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो उसने कहा इनका अंतर बताओ आप। ठीक, तो एक ही समय, जो भी समय है, उस समय पर माता और पिता की आयु का अंतर 42 और 36 कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। और यही क्या है आपका आंसर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, क्लास में लड़कों की औसत उम्र, लड़कियों की संख्या, यहां पर समझो, यहां पर इस बार दोनों की उम्र नहीं है। ठीक, उसने कहा है क्लास में लड़कों की औसत उम्र, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ध्यान से समझते चलो। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या अगर 1 है तो लड़कों की उम्र उनसे 2 गुनी है। यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में, या उसने कह दिया टोटल कितने विद्यार्थी है? 36, टोटल है 36 विद्यार्थी। यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है, इसका मतलब लड़के तो है 5 और लड़कियां है 1, तो क्या मैं उसे अलग अलग क्वांटिटी में नहीं तोड़ सकता? क्या 5 और 1 6, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? तो लड़कियों की संख्या आ गई 6। और उसने कहा जितनी भी लड़कियों की संख्या है, ठीक, जितनी भी लड़कियों की संख्या है उससे, अच्छा अनुपात कितना बताया था उसने? 5:1 संख्या का। तो ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या यहां से कितनी आ गई? 6, और लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 30। संख्या के लिए गए, लेकिन उसने कहा जितनी भी लड़कियां हैं लड़कों का औसत उनसे 2 गुना है। जितनी भी लड़कियां हैं लड़कों का औसत क्या है सर? उनसे 2 गुना है। तो लड़के अगर 6 हैं तो जो लड़कों का औसत है ना वो उनसे 2 गुना है, तो औसत है 12। समझो, ये 12 लड़कों की संख्या नहीं है, ये लड़कों की औसत आयु है। कहा है ना उसने क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की, तो क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की, तो लड़कियों की संख्या 6, तो औसत उम्र उसकी 2 गुनी है, तो लड़कों की औसत आयु है 12 और लड़कों की संख्या है 30। ठीक, क्लास में लड़कों की कुल उम्र बताइए। टोटल पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया गया? टोटल। तो टोटल क्या होता है? टोटल होता है एवरेज, कितना आया? 12 गुना पदों की संख्या कितनी आई? 30, तो 12 दिया 36, तो इनका टोटल आ जाएगा 360। टोटल बराबर क्या होता है? एवरेज गुना पदों की संख्या, सीधा सा फंडा ही है, एवरेज गुना पदों की संख्या। तो एवरेज कितना निकाला लड़कों का? हमने यहाँ पर निकाला 12, और संख्या कितनी निकाली यहाँ से? 30, तो एवरेज गुना पदों की संख्या, तो कितना आ जाएगा? 360। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2 भाइयों के उम्र में अंतर 8 साल है। 2 भाई है ए और बी, उनकी उम्रों का जो अंतर है ना वो 8 साल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तथा योग 10 साल के बाद उनकी उम्रों के योग का 2 गुना हो जाएगा। ठीक, यानी कि समझो आज उनका जो योग है ना वो ए प्लस बी है, लेकिन 10 साल बाद जो उनकी उम्र होगी, अगर ए की आज की उम्र ए है तो 10 साल बाद ए की उम्र ए प्लस 10 कही जाएगी, है ना? और बी की उम्र बी है तो 10 साल बाद बी प्लस 10 कही जाएगी। उसने कहा 10 साल बाद उनकी उम्रों का योग आज की उम्र के योग से 2 गुना हो जाएगा। 10 साल बाद उनकी उम्रों का योग, ए और बी की उम्र कितनी? अरे यार 1 मिनट रुकना भाई, देखो कल भी यही हुआ था। ठीक, कल भी सेम समस्या हुई थी, लेकिन अब चल जाएगा ये, है ना? कल ये सारा सिस्टम ही बंद हो गया था।
होता क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक, चलिए और बताओ क्या हाल चाल है सबके। अब ये ऑन हो रहा है। ठीक, अब ठीक है। देखो, कल भी यही मेन समस्या हुई थी, है ना? लेकिन आज सिस्टम चल रहा है ना? नहीं तो कल भी इतनी देरी क्लास चली थी और बंद हो गया था। ठीक, चलिए करते हैं जी सोल्व। उसने कहा 10 साल बाद ए क्यूब, तो ए प्लस 10 लिख दूं, 10 साल बाद बी क्यूब, बी प्लस 10 लिख दूं, और उनका जो योग है वो आज के योग का 2 गुना हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर? आज के योग का 2 गुना। तो सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं लिख दूं 2a, हाँ जी, क्या मैं यहां पे लिख दूं 2a प्लस 2b बराबर ए प्लस बी प्लस 10 और 10 20। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा बी, और ये बराबर आ जाएगा 20। ठीक, तो यहां से मुझे पता चला a प्लस बी कितना आ गया 20, और a माइनस बी कितना आ गया 8। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो a की वैल्यू रही होगी वो रही होगी इनके योग का आधा, तो 20 और 8 28 का आधा 14, और b की जो वैल्यू रही होगी वो इनके योग का आधा रही होगी, इनका सॉरी अंतर का, क्योंकि एक बार b प्लस एक बार माइनस, अभी बताई थी ये बात मैंने आपको। तो इनका अंतर कितना रहा होगा? तो इनका अंतर रहा होगा 12 का आधा कितना रहा होगा 6। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू है 14 और बी की वैल्यू कितनी है 6। क्या पूछ रहा है वो? छोटे भाई की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र तो मैंने ए और बी मान रखी है, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र आ जाएगी आपकी 6 वर्ष। क्लियर है सर इतनी बात? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। चलिए तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके बाद जो प्रारंभ होंगे वो विविध क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने रेशियो पढ़ा है, उसके बाद एज पढ़ा है। अब कुछ क्वेश्चन विविध क्वेश्चन होंगे। विविध क्वेश्चन का मेरा अर्थ सीधा सीधा से ये रहेगा कि इसके अंदर मैं वे क्वेश्चन कवर करूंगा जो किसी एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। होते हैं ना कुछ ऐसे क्वेश्चन कि चैप्टर में हमने चैप्टर तो कर लिया, बट सर ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहे क्योंकि कुछ अलग पूछ रहा है। तो वो जो अलग पूछ सकता है वो सारी चीज है ना मैं विविध में कवर करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये अभी तक आपने जो सीखा है तो इसी चैप्टर के, लेकिन ये इंडिविजुअल मेथड होंगे इनके सबके अपने, है ना? तो उस चीज को ध्यान से समझते चलना। चलिए, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। क्वेश्चन के अनुसार चल रहे। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, ऐसा मान लीजिए पूरी पृथ्वी है और उसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ऐसे ही तो होता है। उत्तरी गोलार्ध क्या है आप लोगों को वाली बात ही पता है। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, आधा ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, ठीक, गोले का अर्ध ऊपरी हिस्सा, और नीचे वाला जो हिस्सा वो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, तो उसने कहा ऊपरी गोलार्ध में जबकि भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। अब इसका मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है। आप यहां पर ये समझे, उसने कहा है कि सारी जो धरती है, पूरी अगर धरती की बात की जाए तो उसके एक हिस्से में भूमि है। अगर पूरी धरती की बात की जाए तो उसके एक हिस्से में भूमि है और 2 हिस्से में जल है। मतलब अगर मैं इसी चीज को किलो में तोलना चाहूं, किलो की हेल्प लेके समझाऊं, तो समझो संपूर्ण पृथ्वी पर 1 किलो तो भूमि है और 2 किलो जल है। तो सारी जो धरती हो गई वो कितनी हो गई? 3 किलो की। लेकिन क्योंकि उसने धरती को बीच में से 2 बराबर भागों में बांट दिया, है ना? क्योंकि उसने धरती को बीच में से
दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इसका अर्थ हुआ कि 1.5 किलो तो हो गई ऊपर और 1.5 किलो हो गई नीचे। ठीक है जी, 1.5 किलो तो हो गई ऊपर और 1.5 किलो हो गई नीचे। ऐसे समझने के लिए समझो ना, 1 किलो तो हो गई भूमि और 2 किलो हो गया जल, तो सारी धरती कितने किलो हो गई? 3 किलो, है ना। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहने का अर्थ क्या हो गया कि उसने धरती को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे तो कह दिया 1.5 किलो और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे कह दिया 1.5 किलो। लेकिन उसने कहा है सर जी टोटल वजन 1.5 किलो है, लेकिन अनुपात के हिसाब से देखें तो अनुपात के हिसाब से है वो 2:3। इसका मतलब इस 1.5 किलो के तुम्हें 2 हिस्से तो भूमि को दे देने हैं और 3 हिस्से जल को दे देने हैं। जो 1.5 किलो में आया इसमें भूमि का हिस्सा है 2 किलो और जल का हिस्सा है 3 किलो। मतलब इस 1.5 किलो के आपको सीधी सीधी सी बात यह है कि आपको 5 टुकड़े करने हैं। ठीक है ना, 1.5 किलो कितने हिस्से करने हैं? 5। तो एक हिस्से को कितना मिलेगा? तो सर एक हिस्से में मिलेगा 0.3। आराम आराम से समझा रहा हूं, समझते चलना, जाना समझ में आए बता देना बस, है ना। चलिए, तो यानी कि इस 1.5 किलो के 2 हिस्से भूमि को देने हैं और 3 हिस्से जल को देने हैं। इसका मतलब इस 1.5 किलो के कितने हिस्से करने हैं? 5, और एक हिस्से को कितना मिलेगा? 0.3। तो 2 हिस्से को कितना मिलेगा? तो 2 हिस्से को मिलेगा 0.6 और 3 हिस्से को कितना मिलेगा? तो 3 हिस्सों को मिलेगा 0.9। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, दो अगर एक हिस्से को मिलेगा 0.3 तो 2 हिस्से को कितना मिलेगा? 0.6 और एक 3 हिस्से को मिलेगा 0.9। अगर देखा जाए तो सारी की सारी धरती कितनी है? 1। ठीक, और जिसमें भूमि कितनी है? 0.6। सारी की सारी धरती कितनी है? 1, जिसमें भूमि कितनी है? 0.6। तो बाकी यहाँ जो बचेगी वो 0.4 ही तो बचेगी। बोलो भाई, अगर सारा का सारा 1 है और ऊपर आ चुका 0.6 तो बाकी नीचे 0.4 ही तो आएगा। जल के बारे में बात करते हैं, जल कितना है टोटल? 2। ऊपर कितना आ चुका? 0.9। तो नीचे कितना आएगा? 1.1। भाई 2 में से 0.9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1.1। ठीक, और बस इसका अनुपात बना लेते हैं, पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म, तो अनुपात आ जाएगा 4:11 और यही क्या आपका आंसर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करने के लिए दे रहा हूं मैं अभी, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। ठीक है ना, अगर ये समझ में आया है तो। और जिसे नहीं समझ में आया वो वीडियो को एक बार पीछे करें, देखे, समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ही तो है। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया। ऐसा समझो कि एक चित्र बनाया जिसमें 4 किलो तो नीला रंग है और 3 किलो पीला रंग है ना। एक चित्र बनाया जिसमें 4 किलो नीला रंग है और 3 किलो पीला रंग है, तो पूरा चित्र हो गया 7 किलो का। उसने कहा चित्र के ऊपरी हिस्से में, चित्र के ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात, नीले और पीले रंग का अनुपात कितना बताया? 2:3। अब उसने ये तो बताया नहीं से चित्र को बराबर बांटा है नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि चित्र को जब ऊपरी और निचले हिस्से में उसने कहा तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि वो बराबर ही विभाजन कर रहा है। ठीक है, चलिए देखो, टोटल चित्र कितने किलो का था? 7 किलो का। अगर ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया जाए तो 3.5 किलो ऊपर और नीचे का हिस्सा अलग कर दिया जाए तो 3.5 किलो नीचे। लेकिन वो कह रहा है इस 3.5 किलो के 2 हिस्से तो नीले रंग में बांट दो और 3 हिस्से पीले रंग में बांट दो। यानी कि इसके टोटल कितने टुकड़े करने हैं? तो इसके टोटल टुकड़े करना है 3 और 2 5। यानी कि 3.5 किलो के आपको टोटल कितने हिस्से करने हैं? 5, जिसमें से 2 हिस्से इसके और 3 हिस्से इसके, तो 2 और 3 5। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सर एक की वैल्यू एक हिस्से में जो मिलेगा वो मिलेगा 0.7। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? तो अगर एक हिस्से में 0.7 मिलेगा तो 2 हिस्से में मिलेगा 1.4। बहुत आराम आराम समझा रहा हूं ताकि चीजें एक ही बारी में समझ में आ जाए। 3 हिस्से में कितना मिलेगा? तो 3 हिस्से में मिलेगा 2.1। संपूर्ण चित्र में जो नीला रंग है वो कितना है? 4, और यहां कितना आ चुका? 1.4, तो रिमेनिंग यहां कितना बचेगा? 2.6। पीला रंग कितना है? 3, तो 3 में से 2.1 ही हो गया, तो ये कितना बचेगा? 0.9। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा नीचे 26:9। आंसर।
बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पर अनुपात आ जाएगा क्या, 26:2। क्लियर है इतनी बात? सेम वैसे ही क्वेश्चन था जैसा अभी पिछला करा है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर करा है, कुछ नया नहीं सीखा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलते हैं सर इससे अगले क्वेश्चन पर, क्या है जी वो, उसे देखते हैं। उसने कहा है, उसने कहा एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। कोई एक तरबूज है जिसे भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, कोई तरबूज था, ठीक। तो मैं वैसे डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा समझो, मान लीजिए एक तरबूज है, इस तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। ऊपर आए कितने हिस्से, 3, और नीचे आए कितने हिस्से, 5। उनमें से बड़े टुकड़े को, यानी कि ये 5 वाला बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में, यानी कि बड़ा टुकड़ा इसे फिर बांट दिया, और इसे बांट दिया किस अनुपात में, 5:7 के अनुपात में, ठीक। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना, जो मैं यहां पर समझा रहा हूं। मान लीजिए जब हमने शुरू में टुकड़े करे, तो हमने जो टुकड़े करे उनका नाम रख रहा हूं A/B, कितना, 3:5, है ना। शुरू में जो मैंने टुकड़े करे उनका अनुपात क्या रख रहा हूं, 3 अनुपात, मतलब A/B 3:5। उसने कहा जो बड़ा टुकड़ा है यानी कि B, उसे फिर बांट दिया, तो मैं लिख रहा हूं B के 2 टुकड़े कर दिए, B1 और B2, और वो कितने हो गए, वो हो गए 5:7। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको अभी, है ना। B1 B2 कितने कर दिए गए, तो B1 और B2 कर दिए गए 5:7। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, आगे चलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आप थोड़ा सा अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा यहां पर B कितना है, 5 किलो, और B को अगर 2 टुकड़ों में तोड़ा, 5 और 7, यहां पर तो टोटल वजन कितना आ रहा है, 12, और यहां पर B का टोटल वजन कितना है, 5। अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप ये देख पाएंगे, अगर ये B है 5 किलो, तो उसके 2 टुकड़ों को, मतलब ऐसा समझो मेरे हाथ में 5 किलो चीनी है, ठीक, और मैं इसे 2 भागों में तोड़ दूं, 3 किलो और 2 किलो, तो जब जोड़ूंगा तो वापस 5 किलो ही तो आना चाहिए। मतलब जितने भी टुकड़े किए गए, अगर उन्हें वापस मैं जोड़ दूं, तो क्या प्रारंभिक क्वांटिटी के बराबर नहीं होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या यहां पर ऐसा हो रहा है क्या, समझो B कितना है, 5, और उनके जो 2 टुकड़े करे B1 B2, उनका अनुपात है 5:7, तो उनका टोटल कितना है, 12। जबकि अगर B के 2 टुकड़े करे और उन्हें अगर मैं जोड़ता हूं, तो उनका टोटल भी तो वही आना चाहिए जो B का था, यानी कि 5 आना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। क्या वो भी 5 नहीं आना चाहिए क्या? तो जब कभी भी आपको कोई चीज बराबर चाहिए, जैसे आपको ये चाहिए कि 5 या तो 12 हो, या फिर 12 5 हो, मतलब ये दोनों बराबर हो, तो इसकी ट्रिक क्या है कि नीचे वाले की गुना कर दो ऊपर, जो वैल्यू बराबर चाहिए, 5 को 12 के बराबर और 12 को 5 के बराबर, तो 12 को गुना कर दो ऊपर और 5 को गुना कर दो नीचे। एक सीधा सा तरीका है, ठीक। क्या तरीका है कि आप क्या करें कि जब भी आपको कोई संख्या बराबर चाहिए लॉजिकली, ठीक, तो आप उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 की गुना कर देंगे ऊपर और 5 की गुना कर देंगे नीचे, ठीक। अब आपके पास 3 टुकड़े हो चुके, ए, बी नहीं है, अब बी टूट के B1 और B2 बन चुका, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, ए कितना है 3, तो 12 तिया 36। बी कितना है, बी तो है ही नहीं, B1 है, तो 5 से गुना करेंगे, 5 पंजे 25, और B2 से गुना करेंगे 5 सते 35। तो ये आंसर आ जाएगा आपका तीनों टुकड़ों का अनुपात, 36:25:35। कोई दिक्कत इसमें? बस इसमें छोटा सा लॉजिक ये था कि सर अगर B को तोड़ा B1 B2 में, तो B1 B2 का टोटल B के बराबर होना चाहिए था, जो कि नहीं था, तो इस 5 के नीचे और 12 के ऊपर गुना कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कैसा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उसने कहा है पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, ठीक। भूमि के आधे ऊपरी हिस्से में, यानी कि ये आधे ऊपरी हिस्से में यह अनुपात 2:7 है, जबकि निचले हिस्से के आधे हिस्से में यह अनुपात 3:2 है। शेष
शेष हिस्से में यह अनुपात क्या होगा ये जानना चाह रहे हो। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं सारी धरती को, यदि मैं सारी धरती को 4 कह दूं, अब आप कहेंगे 4 क्यों कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि सर हमने पहले आधा यहां करा और फिर जो नीचे वाला आधा था फिर उसका आधा करा, तो ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसका आधा करना बहुत आसान हो, आधे का आधा। ठीक, तो 4 ले लेते हैं। अगर हम पूरी धरती को 4 मान ले अनुपात के हिसाब से, इस अनुपात को नहीं छेड़ रहे हम, मैं कहता हूं अगर सारी धरती 4 है तो ऊपर 2 रह जाएगी, नीचे 2 रह जाएगी, नीचे 2 रह जाएगी, उसे फिर बांट दिया तो नीचे एक हिस्सा रह जाएगा और यहां पर फिर एक हिस्सा रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं सारी धरती को कह दूं कि भाई सारी धरती 4 है, सारी धरती को अगर मैं कह दूं 4 हिस्से हैं, ठीक, सारी धरती को क्या कह दूं, सारी धरती के 4 हिस्से हैं, और धरती को आपने आधा बांटा यानी कि 2 कर दिया, ठीक, और फिर नीचे वाला जो अनुपात था उसके आधे को फिर आधा बांट दिया, तो नीचे भी 2 बचा था लेकिन उसे आधा आधा कर दिया तो वो क्या क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक, आधा बांट दिया तो ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो अब ये कैसे होगा समझो, आप ये देखो, अगर मैं भूमि और जल का अनुपात पूरी पृथ्वी के लिए कहूं, किसके लिए कहूं, पूरी पृथ्वी के लिए, तो क्या वो अनुपात 1:2 कहा जाएगा। बड़े शालीनता से समझना इस क्वेश्चन को। और ऊपरी हिस्से के लिए अगर मैं अनुपात कहूं तो क्या वो अनुपात 2:7 कहा जाएगा। और अगर मैं निचले आधे हिस्से की बात करूं तो क्या वो अनुपात 3:2 कहा जाएगा। लेकिन अभी हमने एक चीज सीखी, हमारे हिसाब से पूरी धरती 4 है, यहां पर 2 और 1 3 है, यहां पर 9 है, यहां पर 5 है। लेकिन अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो पूरी धरती तो होनी चाहिए 4, ऊपरी आधा हिस्सा होना चाहिए 2 और निचला आधा हिस्सा होना चाहिए 1। ये बात हमने यहां पर बड़े भली बात ही समझी है। पूरी धरती तो होनी चाहिए 4, ऊपरी आधा हिस्सा होना चाहिए 2 और निचला हिस्सा होना चाहिए 1। क्या ऐसा है? नहीं। तो आप क्या करें, इसे ये बना ले। अब क्वेश्चन है जी ऐसे कैसे बना ले, तो वो ट्रिक मैं बता रहा हूं। आप क्या करें, 3 में उसे छोड़कर बाकी की गुणा करें, 3 में उसे छोड़ दो, 3 को और बाकी दोनों की गुणा करो, यानी कि 9 पंजे 45 की। ऐसे ही 9 के लिए 9 को छोड़ो और बाकी दोनों गुणा करो, 3 गुना 5। ऐसे ही 5 के लिए 5 को छोड़ो और बाकी 3 की गुणा करो, 3 गुना 5। भाई ये मैं बनाना सिखा रहा हूं कि अनुपात बनता कैसे है। ठीक, इस 3 को छोड़ो, बाकी की गुणा करो, 9 गुना 5, इस 9 को छोड़ो 3 गुना 5, इस 5 को छोड़ो 3 गुना 9। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आप डायरेक्ट उस चीज की गुणा करें जो आपको यहां चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सर 4, तो आप उठाकर 4 की गुणा करें। ठीक, आप यहां पर किसकी गुणा करें, आप गुणा करें 4 की। आपको यहां 2 चाहिए तो 2 की, आपको यहां 1 चाहिए तो 1 की। आपने यहां फाइनली किससे गुणा करी, इससे। यहां पर किससे गुणा करी, इससे। यहां पर किससे गुणा करी, इससे। यदि कोई संख्या ऐसी है, यदि कोई संख्या ऐसी है जो तीनों में कुछ ना कुछ काट सकता है, तो आप काट के सरल कर सकते हैं, जैसे कि 3 से ही कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार। उसके बाद और भी कुछ कट सकता है क्या, नहीं। या कट सकता है, नहीं कर सकता। तो आप क्या करें, आप बस गुना कर दे जो मैंने कहा है, 5 चौक 20 दिया 60, 60 की गुना करेंगे तो ये अनुपात बदल के हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। 5 दूनी 10 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 70। 9 ही कम 9, 9 तिया 27 ही हो जाएगा और 9 दूनी 18 ही हो जाएगा। इसका मतलब सारी धरती पर जो भूमि है वो 60 है और कितनी आ चुकी अभी तक, तो 20 तो ऊपर आ चुकी, 27 निचले आधे हिस्से में आ चुकी, तो 20 और 27 47, तो बाकी हिस्से में 13 नहीं बची गया। इसके हिसाब से देखें तो सारा टोटल है जल का कितना 120, जिसमें 70 ऊपर आ चुका और 18 ऑलरेडी नीचे आ चुका, तो कितना हो गया 88, तो 88 और 12 ये और 20 वो, तो कितना बचेगा 32। तो क्या शेष हिस्से में अनुपात 13:32 में कह दूं क्या मैं। ठीक, बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन आया होगा थोड़ा। तो आप क्या करें, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बोलूं तो साधारण सी भाषा में एकदम लप्पू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? लप्पू क्वेश्चन है। क्या है वो देख लो। उसने कहा है y अनुपात z अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स। तो इस जेड से ही जेड कट जाएगा, तो ये अनुपात मैं लिख सकता हूं अपने हिसाब से y अनुपात x बराबर 1:2। ऐसे ही इस x से ही x कट जाएगा, तो ये बचेगा z अनुपात y बराबर 2:3। वो तो मैं भ्रमित करने के लिए ऐसा अजीब सा अनुपात दे रहा था, बट वास्तव में अनुपात भारी नहीं है, आसान है। अब मेरी बात को समझेंगे आप आगे। क्या हो रहा है तो भैया, क्या हो रहा है? चलिए, हाँ देखो कॉमन एलिमेंट देखो इसमें क्या है। कॉमन एलिमेंट क्या है? y। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है? y। यहाँ पर y की वैल्यू 1 और यहाँ पर y की वैल्यू 3। तो क्या वो बराबर नहीं करना चाहिए? जब हमें अलग अलग अनुपात मिले तो हमें वो बराबर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना? x कितना है आपका? x है 3 दूनी 6, y कितना है? 3 कम 3, और z कितना है? 2। तो x अनुपात y अनुपात z आपके सामने आ गया। उसने पूछा आपसे x अपॉन वाई जेड अनुपात y अपॉन जेड एक्स। तो ये z से z कट गया, और बस कुछ नहीं करना, अब तो वैल्यू रख दो बस। x की जगह x की, y की जगह y की। x की वैल्यू कितनी है? 6, y की वैल्यू कितनी है? 3 बराबर अनुपात सॉरी, y की वैल्यू कितनी है? 3, और x की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो इस बटे वाले 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1। यही आपका आंसर है। बताओ कुछ था क्या इसमें? है ऑप्शन में? बिल्कुल 4:1। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं समानुपात, है ना। क्या बोलते हैं? समानुपात। तो इस बात को एक बार समझ लिया आप लोग। देखो, एक शब्द होता है समानुपाती या अनुकर्मानुपाती। समानुपाती या अनुकर्मानुपाती। ठीक, तो अगर मान लीजिए वो कह रहा है ए बी के समानुपाती है, ए बी के समानुपाती है, तो आप ऐसे लिखेंगे ए समानुपाती है बी के। बात समझ में आई? ए समानुपाती है बी के। और ऐसे ही एक शब्द आता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती कहते हो या विलोमानुपाती कहते हो, तो इसका मतलब होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है बी के। ऐसे जब भी समानुपाती होगा तो आप जुगातू ए समानुपाती बी, और व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ए व्युत्क्रमानुपाती बी, ऐसे रिलेट कर देंगे। अब इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और मैं यहां पर वही कांस्टेंट ले रहा हूं जो हमने कभी साइंस पढ़ते वक्त अपनी क्लासरूम के अंदर लिया है। क्या? के। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये है, तो समानुपाती का निशान हटाने के बाद मैं इसे लिख पाऊंगा ए बराबर के बी। ऐसे ही यहां पर समानुपाती का निशान हटाने के बाद मैं इसे लिख पाऊंगा ए बराबर के अपॉन बी। बात समझ में आई? इसका निशान हटाने के बाद ए बराबर के बी, और इसके लिए ए बराबर के अपॉन बी, ऐसे लिख रहा हूं। कोई दिक्कत इस बात को समझने में किसी को? हाँ जी, इस बात को समझने में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए बी के घन के व्युत्क्रम है। ए बी के घन के व्युत्क्रम, यानी कि बी के घन के व्युत्क्रम है। बोलो, ए बी के घन के व्युत्क्रम है। ठीक, तो इस चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती का निशान हटाने के लिए, मैं यहां पर कांस्टेंट की हेल्प लूंगा। जिन लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा वो ऐसे रख ले कि इसे हटाने के लिए हम लगाते हैं बराबर के। ठीक, ऐसे रख लें, तो यहां पर आ जाएगा ए बराबर के इंटू 1/b³। 1/b³। इतनी बात समझ में आई? ए बराबर के इंटू 1/b³। ठीक,
ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। जब भी आप समानुपाती का निशान हटाएंगे और फाइनली जो आपको दिखाई देगा उसे हम फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो कि ए और बी के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा होगा। ठीक, अब उसने क्या कहा, उसने कहा यदि ए बराबर 3 है, ए बराबर 3 है और बी बराबर, तो बी बराबर 2 होता है। रखते हैं जी, ए बराबर 3, ए की वैल्यू कितनी है 3 बराबर के गुना बी की वैल्यू कितनी है 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 8 तिया 24। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर के की वैल्यू आ गई 24। आगे क्या कह रहा हूं, यदि ए बराबर 8/9 है, ए बराबर 8/9 है, तो बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। तो क्यों ना मैं ए की जगह उसकी वैल्यू 8/9 रख दूं सीधा सीधा। के का मान अभी मैंने निकाला है 24 और 1 ये लिख पा रहा हूं मैं बी क्यूब। तो 8 तिया 24, 9 तिया 27, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, बी क्यूब बराबर 27। तो यहां से मैं कह सकता हूं बी बराबर आ जाएगा आपका 3। यही तो फाइनल आंसर है। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा आपका 3। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ किसी को। हाँ जी, इसमें कोई समस्या बताओ, नहीं तो बस यही तो पूछा उसने, बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए, तो बस ये ध्यान रखना, समानुपाती कह दूं या अनुक्रमानुपाती कह दूं तो ये सिंबल होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/b होता है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि जब भी हम यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाकर कांस्टेंट के का इस्तेमाल करते हैं तो जो रिलेशन आती है उसी को हम फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसी से आगे क्वेश्चन सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा, कोई भी नहीं, बस खत्म। चलो तो बस आज यही लास्ट क्वेश्चन था भाई। ठीक, आज होमवर्क का क्वेश्चन भी मैंने यही करा दिया, ये लास्ट का क्वेश्चन जनरली मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और वो यही करा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास थी बड़ी बढ़िया, तो इस क्लास को एक बार दोबारा से अवश्य देख लेना आप लोग, जरूर, है ना, एक बार दोबारा से शालीनता के साथ दोबारा से अवश्य देख लेना। ठीक है, तो बस आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है और वीडियो को शेयर करे बिना नहीं जाना है। ठीक है ना, चलिए तो बस टाटा बाय बाय, गुड नाइट।